गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के फेज 3 के एग्जाम चल रहे हैं। जैसा कि आज मेरा एग्जाम हुआ है, तो उस वो एग्जाम जो कि मेरा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसा गया है एग्जाम, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके का माहौल रहा है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मैं जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मेरी प्रिपरेशन हो नहीं पाई है, मैं एग्ज़ाम दूं या नहीं दूं, या फिर पता नहीं पेपर का मैंने पढ़ तो सब लिया है, पेपर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, या फिर किसी ने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, या फिर कुछ ही पढ़ा है, किसी ने 1 वीक या 2 वीक या किसी ने 1 मंथ प्रिपरेशन की है, या किसी का भी 1 महीने बाद है या फिर 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो वो क्या करेगा। तो उसके लिए बिल्कुल ये करेक्ट वीडियो है, बिल्कुल पूरा देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है इस एग्ज़ाम का। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है कि ये एग्ज़ाम आपको कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल या कहूँ, या फिर मैं आपको कहूँ कि ये इस टाइप से कि आपको इसमें आपका स्कोर भी अच्छा ना हो पाए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप दिमाग से निकाल दीजिए। जैसा कि मैं अभी आपके साथ एग्ज़ाम के जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर करूँगा कि किस तरीके से जीके आई है, किस तरीके से मैथमेटिक्स आई है, रीजनिंग आई है, और पेपर का लेवल कैसा रहा है, वो तो मैं आपके साथ शेयर ही करूँगा। साथ ही मैंने एक एनालिसिस किया है छोटा सा कि किस टाइप से जो फॉर्मेट है आरआरबी एनटीपीसी का, जो फॉर्मेट है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट से, वो सबको मैंने एक तरीके से फॉर्मेट बनाया है जो कंटिन्यू पूछा ही जा रहा है। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो आपकी स्कोरिंग 70+ हो सकती है, बिल्कुल 70+ आपकी स्कोरिंग ईजिली हो सकती है। अब आप कहेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मेरा स्कोर क्या रहा है क्या नहीं। जैसा कि मैं आज पेपर दे के आया हूँ, मुझे ऑलमोस्ट लगभग 70-80% तक अपने सारे आंसर पता चल चुके हैं। 10-15% बचे हैं, वो भी पता चल जाएंगे। तो जो कि मुझे याद है उनके ऑलमोस्ट सबके पता चल चुके हैं आंसर। तो देखिए, अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि मेरा नेक्स्ट वीक है, या फिर मैं जाऊँ पेपर देने या नहीं जाऊँ, मेरे उस लेवल की तैयारी नहीं हुई है, या मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है कि क्या पढ़ूँ इस समय, अब तो एक ही वीक बचा है, अब तो मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ। तो दिमाग से इरेज कर दीजिए सारी बातें। जितना भी टाइम है आपके पास, भले ही 1 दिन है या 2 दिन है, या फिर आपकी ऑलरेडी पहले से ही प्रिपरेशन है। देखिए, जिसकी ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन है वो इतना ज़्यादा टेंशन ले ना ले बिल्कुल भी। जिसकी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन है वो एक बार को थोड़ा सोच सकता है कि हाँ, अगर प्रिपरेशन उसने की नहीं है और फर्स्ट टाइम देने जा रहा है, फिर भी वो एक्सपीरियंस के लिए जरूर जाए। डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। पेपर अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप जाएं वहाँ पे एक्सपीरियंस लें पेपर का कि किस टाइप से आता है, आपकी आगे की प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो होगा देने वाला, जो भी कैंडिडेट, उसको पता लग पाएगा कि माहौल कैसा रहता है, कितना टाइम मिल पाता है, कितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाता है। तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। जिनकी प्रिपरेशन नहीं दी है वो पेपर जरूर देने जाएं। अब बात करता हूँ मैं पेपर के लेवल को, कि देखिए पेपर का जो लेवल है उसमें कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी आ रहे हैं कि एकदम हलवा टाइप के आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, भले चाहे वो रीजनिंग के हो या मैथमेटिक्स हो या फिर जीके हो, वो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के आ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ओवरऑल जो पेपर का लेवल है मॉडरेट ही आ रहा है, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो। अभी तक आपने जितने भी एनालिसिस देखे होंगे, जितने भी यूट्यूब पे चैनल पे बता रहे हैं, वो सब यही बता रहे हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किसी की प्रिपरेशन नहीं है, या किसी का नेक्स्ट वीक है, या किसी का 1 मंथ बाद है, या किसी का 10 दिन बाद एग्जाम है, तो वो क्या करे कि उसकी प्रिपरेशन और अच्छी स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, आपने जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। आपने, अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट डे है, तो आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, और ज़्यादा डीप घुसने की कोशिश ना करें। ठीक है, बिल्कुल भी। बस आपको टाइम है आपके पास तो करंट अफेयर्स देख लें, इसके अलावा जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, बस सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, और जो भी चैनल पर जितने भी दिखाया जाता है, आप रिव्यू देखते होंगे कि जो भी बताया जाता है उसको एक बार थोरोली आप चेकआउट कर लें कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो डेली आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको आज के पेपर की बात बताऊं। जैसा कि मेरा पेपर हल्द्वानी में था, ये फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा, और मेरा जो जोन है मैंने गोरखपुर जोन से भरा है। ठीक है, तो जो कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं 89। इसमें से मेरे कितने करेक्ट हैं कितने नहीं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, जैसे ही मैं बताता जाऊंगा आपको कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, किस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, और कौन कौन से क्वेश्चन मुझे देखने चाहिए थे जो मुझसे हो सकते थे पॉसिबल। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल ऐसा है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप 50% प्लस तो आराम से कर आएंगे। 50% प्लस, भले ही आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं या आपने पीएचडी भी की हुई है, पर आप, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत अच्छे से, तो आप 50+ तो आप आराम से कर पाएंगे, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो। अगर प्रिपरेशन नहीं की है तो बात अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर के लेवल को, कि जो, जैसा कि पेपर मैं आज दे करके आया हूँ।
देखिए, जैसा कि मैं आपको जीके के क्वेश्चन के बारे में बताता चलूंगा, जिसमें आपको साइंस भी होगी और आपको करंट अफेयर्स भी होगा। मैं बता देता हूँ कि जो जो मैं आपसे क्वेश्चन बात करूंगा, जैसे कि स्थापना लेकर के और सदस्यों को लेकर के बात आई थी। तो देखिए, स्थापना को लेकर के आया था आपका, आज के जो क्वेश्चन थे, स्थापना को लेकर के आए थे कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। और आपका वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जैसे कि आपको पता होगा 1944, उसमें ऑप्शन इस टाइप से दिए थे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ऐसे कोई थी। तो आपको पता ही होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने पढ़ा होगा 1939 से 1945 तक चला था, यानी 6 साल चला था, 1939 से 1945 तक। तो 44 में हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका आंसर करेक्ट हो जाता, ठीक है। ऐसी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। ये जैसा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको उस समय माइंड में क्लिक नहीं करेंगे, बट आपको पकड़ है तो आप जरूर उसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सदस्य, यूएन में कितने, 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, नॉन टेम्परेरी होते हैं। तो वही है कि परमानेंट और टेम्परेरी सदस्य के बारे में। तो यानी कि जनरली आपको स्थापना, भले वो WHO हो, या फिर आपका यूएन हो, या फिर आपका सार्क हो, या फिर आपका एशियन हो, जो भी है, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनकी मोटी मोटी, मतलब आपको जो हाईलाइटेड है उनको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटी छोटी में चली जाए, आप बड़ी बड़ी पढ़ लीजिए। जनरली जो पूछी जाएंगी बड़ी बड़ी, मतलब हाईलाइटेड पढ़ना है। तो जनरली ऊपर ऊपर से इनको पढ़ लीजिएगा, डीप मत जाइएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इतना कर लेंगे तब भी सफिशिएंट है। अब बात कर लेता हूँ आगे। रिवर से रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन। अभी जनरली एक ये माजुली द्वीप किस रिवर के उस पर है, तो ब्रह्मपुत्र। तो इस टाइप से रिवर का आपको पता होना चाहिए, रिवर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इतनी ऑल इंडिया रिवर, और जो फेमस जगह जगह पर रिवर हैं, कि कौन सी ये सिटी है किस नदी के किनारे है, या ये रिवर कहाँ से कहाँ को जाती है, कि सबसे लंबी रिवर और सबसे क्या कहते हैं, उत्तर भारत की सबसे लंबी रिवर और दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर, इस टाइप से क्वेश्चन। तो जनरली आप इनका ध्यान रखेंगे। ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, मोटी मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से। हिस्ट्री से जनरली क्वेश्चन आ जा रहे हैं। 1857 में आपका बागपत से किसने क्या किया था, कौन था जिसने विद्रोह के लिए मतलब आंदोलन शुरू कर दिया था, तो शाहमल थे। इस टाइप से क्वेश्चन, कि कानपुर से कौन थे, नानक साहब थे। ऐसे ही बैरकपुर से ये सारा शुरू हुआ था 1857 से विद्रोह। ये इस टाइप से जो बड़े क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, वो आपको देखने हैं, ठीक है। ओशियन से आ रहा है कि अरब सागर में सबसे बड़ा ये जो बंदरगाह कौन सा है, तो वो कोची है। अरब के सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। तो वो सब इस टाइप से क्वेश्चन, कि बंदरगाह के बारे में पता हो, प्लस जो नॉर्थ में, सॉरी साउथ में जितने भी बंदरगाह हैं उनके बारे में आप देख लीजिएगा। ये एक बस वो है। साथ ही में जितने भी त्योहार भारत के अंदर, जैसे असम में बिहू मनाते हैं, और कथकली कहाँ पर होता है, भरतनाट्यम कहाँ होता है, बेसिक बड़े बड़े हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, ये हाईलाइटेड पूछे जा रहे हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेता हूँ माउंटेन। माउंटेन्स के बारे में क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं, भले आज ही ना आया हो, बट क्वेश्चन माउंटेन्स से रिलेटेड आप देख आएगा जरूर, आपको मिलेगा जरूर देखने को। तो माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन बड़े बड़े हाईलाइटेड, माउंट एवरेस्ट हो गया, किलिमंजारो हो गया, इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ आपको बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स। इसके क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, और बड़े क्वेश्चन, जैसे कि आज बायो का बेसिक क्वेश्चन आया था कि बिल्ली कहाँ पर होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में बिल्ली। तो इस टाइप से आप ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन थे ये। जो आप लूसेंट वगैरह से आप करते होंगे, तो आपका इस बुक से आराम से हो जाएगा, साइंस इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप जनरली पूछे गए थे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थे, पर यह है कि वो ऐसा नहीं है कि आपको इतने ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा। आप जो डेली लास्ट 6 मंथ का है वो भी आपने ऊपर ऊपर से देखा है, तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है 100 में से 100 करके आते हैं लोग बाहर। करंट अफेयर्स भी कई बार ऐसा पूछ लेता है कि आना होता है तो आ जाता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो करंट अफेयर्स के पीछे बिल्कुल ना भागें, ठीक है। बस ऊपर ऊपर का ध्यान दें, डीप ना पढ़ें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आप जरूर पढ़ के जाएं, आर्टिकल्स पढ़ के जाएं, और संविधान कब लागू हुआ, कब नहीं, संविधान कहा जाए, जैसे अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 को। ये आंसर क्वेश्चन था। ऐसे ही आ जाएगा कि साइमन कमीशन के ऊपर, या भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा, इस टाइप से क्वेश्चन आपके जो बड़े बड़े हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आपको केवल वन लाइनर वही देखने हैं, ठीक है। चाहे आप किसी बुक से पढ़ें, ठीक है, पर आपको हाईलाइटेड क्वेश्चन देखने हैं बड़े। ये नहीं देखना है कि आपको डीप घुस के बिल्कुल नहीं करना कि हाँ बिल्कुल घुस जाना है, ठीक है। आपके पास टाइम कम है, आप केवल बड़ा बड़ा देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके आगे आपको बताता हूँ आपको कंप्यूटर
कंप्यूटर की फुल फॉर्म जैसे कि आज एनईए का आया था, एनईए का कंप्यूटर किसने बनाया था? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने बनाया था। तो ऐसे ही करके आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म, जैसे आज पीडीएफ की आई थी तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, इस तरीके से फॉर्मेट इस टाइप से आ गया, या पीडी की आएगी पेन ड्राइव, पीडी की फुल फॉर्म बता दो, सीपीयू की फुल फॉर्म बता दो। बेसिक सी चीजें मोटा मोटा पढ़ के जाएं, बिल्कुल भी इस चक्कर में ना पड़े कि आप बिल्कुल मतलब डीप पढ़ के जाएं, बड़ा बड़ा पढ़ के जाएं, ठीक है? बड़े बड़े ही पढ़ के जाएंगे, आपका काम आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे। अ, ये बर्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया क्रिकेट से कि जो प्रीमियर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल बोलते हैं जिसको, कि उसका कौन सा संस्करण 2020 में खेला गया? यूएई में खेला गया था, वही कौन सा था? 13वां था। 2008 से तो शुरू हुआ है आईपीएल, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इजी क्वेश्चन था। क्रिकेट से विराट कोहली के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि 10,000 किसने बनाया, सचिन तेंदुलकर। बहुत ही बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मतलब बड़ा बड़ा पढ़ के जाएं, ऐसा ना डीप ना करें। मतलब अभी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी जो आपके पास टाइम कम है तो आप इजिली बड़ा बड़ा देख करके जा सकते हैं, ठीक है? और आपका सोलर प्लेनेट से आ गया कि भाई जो आपका मंगल ग्रह है उसके कितने चंद्रमा हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है? अब ये बुक से आ गया कि जो किताब उल हिंद किसने लिखी है, तो अलवरुनी ने लिखी है। तो ऐसी आप हिस्ट्री की जो बुक्स हैं या फिर जो राइटर हैं अभी, वो जैसे कार्टूनिस्ट का नाम आ गया था, आर के नारायण ने काफ़ी ज़्यादा बुक्स कॉमिक्स वगैरह लिखी हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है? तो वो आपका इजिली वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये सारी चीजें आपको केवल आपको जीके, करंट अफेयर्स, ये जनरल साइंस में मैंने बताया, आप इतना देख लेंगे सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। अब बात कर लेता हूँ मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको कितना ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत है कि आपका काम चल जाए? तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन इस टाइप से कि कोई आदमी किसी चीज को 25% के लाभ पर बेचता है, अगर उसे 10% 25% के लाभ पर बेचता है, अगर उसे मान लिया इस पर 10% और एक्स्ट्रा कमाना हो, तो उसका उसे क्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा, सॉरी विक्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा? तो बस इस चीज टाइप से तो जनरली आप बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको इजिली कर लेंगे, ठीक है? या फिर जनरली आ रहा है कि इतने बेचने पर इतना लॉस हुआ और इतने बेचने पर इतनी हानि हुई और उसकी वैल्यू ये है, तो बताओ कितना है? तो दोनों का डिफरेंस, उस परसेंट की वैल्यू उतना के बराबर, तो 100% की निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आंसर। ये बेसिक से क्वेश्चन है, आपने अगर एसएससी की तैयारी वगैरह की है या बैंक की, तो आपके लिए सेकंडों का सवाल होगा, एकदम बेसिक सा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, और बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई डिफिकल्ट नहीं आ रहा। एसआई सीआई से क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं और बेसिक करके जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंप्लीफिकेशन जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एकदम इजी आ रहे हैं, बस गुणा भाग आपकी थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। गुणा भाग आपको आती है तो आप मिनटों मिनटों कह रहा हूँ, सेकंडों में उड़ा दोगे सवाल को, ठीक है? अब बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के 2 क्वेश्चन आए थे। एक में था 40,125 किसका होगा, तो 125 माइनस कर देंगे, 40,000 किसी तो 200 का हो जाएगा। एक तरीके से ऐसे आया था 1300 किसका होगा, तो 1300 में क्या जोड़ेंगे, स्क्वायर रूट में जाए तो वो 1300 में 69 जोड़ देंगे, 37 का स्क्वायर बन जाता है। तो बहुत बेसिक सा था। आप जनरली आपकी अगर ये कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप सेकंडों में उड़ा दोगे सवाल को, ठीक है? और स्पीड एंड डिस्टेंस से सवाल आया कि था कि एक की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आधे घंटे पहले कर लेता है, तो बताओ कितनी डिस्टेंस हुई? वो था 7.5 किलोमीटर। मतलब बेसिक सा, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर 4 गुना समय लगा दोगे, हाथों हाथ आंसर सेकंडों में, ठीक है? एकदम बेसिक से आपको देख के जाना है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। वॉल्यूम वॉल्यूम और क्यूब, जैसे कि जनरली घनाभ, आयतन से, जैसे घनाभ हो गया, घन हो गया, और आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया, एकदम उनके वॉल्यूम निकालने की है। ऐसी आया कि एक फ्रिज में ये उसकी दे रखी है कि कितने क्यूब उसके अंदर आ जाएंगे, तो क्यूबॉइड था, उसको क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देता, आंसर आ जाता उसका। मेरे ख्याल से 20 आंसर आ रहा था, ठीक है? तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बस उसमें घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन कर देते, आंसर आ गया आपके सामने। नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे उसके अंदर आइस के। बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको बेसिक के जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो आपको देख के जाने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, और जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है आपको वो देख के जाना है, ठीक है? अगला बात कर लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज, जैसे कि आया था कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/√2 की वैल्यू साइन में होती है साइन 45 की, और पर वहां पर एंगल पाई वाई में दिया था, तो साइन 45 को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई वाई 4 आ जाएगा। साइन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता, तो क्या आंसर आ जाता इसका? पाई बाई 4 डायरेक्ट आंसर था। एक ऐसे था कॉस ब्रैकेट के अंदर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, और मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। तो जनरली क्या होता है, उसे चेंज कर लेते हैं हम, सेक इनवर्स एक्स, या याद करो डायरेक्ट ही आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है ये पाई बाई 2 के।
तो जस्ट उसका अपोजिट करते ही भी π/2 होता, तो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपको बेसिक क्वेश्चन देखने हैं। मेरे ख्याल से ये 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें फर्स्ट में दे रखा होता है, जब हम इनको ट्रिग्नोमेट्री को भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, इनको सॉल्व करते हैं इनवर्स वाले। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब बात कर लेता हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन से जरूर आ रहा है। जो आपका पाई चार्ट है, या फिर आपका एक डिग्री में चेंज करने का था कि उसका 40 डिग्री आंसर था, और एक का था जो कि बार ग्राफ दे रखा था उसमें कि ये 2 साल की इन कंपनियों का शायद ये डेटा है, तो इनका एवरेज क्या होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, वो भी आपका हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो देखिए, ये मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। आपको जनरली कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना, जो आपने कर रखा है बेसिक ही करके जाएं, आपके लिए इस समय जो मैं बता रहा हूँ इस समय आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब बात कर लेता हूँ आपसे कि आपके मन में आ रहा होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन वेन डायग्राम से आ रहे हैं, कि जैसे कि उभयचर, स्तनधारी और कछुए में क्या रिलेशन होगा, वेन डायग्राम बनाना था। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे। ऐसे ही आपका सीरीज के क्वेश्चन आए थे, उसमें मल्टीप्लाई करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और डिफरेंस निकालना था, आंसर आ जाता उसका भी। ठीक है, ऐसे ही सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही ईजी थे। कई बार 12 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, ऐसे करके डिफरेंस था, बस वो बेसिक सा क्वेश्चन आया था। और रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए कि ये इसकी माँ है, ये इसके पिता है, तो ये इसका कौन लगेगा, जमन उमन करके, जमन दमन करके क्वेश्चन आया, तो वो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको अगर पता है कि किस तरीके से आप हम रिलेशन शो करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, जो भी दिखाते हो आप, उस तरीके से आप आराम से बता पाते हैं। उसमें सबसे इजी होता है कि खुद को सपोज कर लो, या फिर जनरली एक उसको एक टेबल के फॉर्म में, यानी कि आप सीढ़ी की फॉर्म में ऊपर करके दिखा दो, जिससे कि हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, उस टाइप से क्वेश्चन आया था आपका। और जनरली एक वो कथन वाले क्वेश्चन आए थे कि ये कथन दे रखा है, इसका कथन क्या है, और एक प्रभाव वाले कि इसका प्रभाव क्या होगा, कि वो एक्सीडेंट वाला था। तो इस टाइप से मतलब आपका मेंटली, जो आप कितने फिजिकली और मेंटली अगर ठीक हो, फिजिकली की तो बात नहीं हो रही है, मेंटली कितने आप ठीक हो, प्रिपेयर हो क्वेश्चन करने के लिए, वो सारी चीज़ें पूछी हुई। तो आपने ईजिली वो भी बता दिए होंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, उसमें कोई आपको ऐसा नहीं कि इस समय अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है या आपने अभी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा नहीं है। आप प्रिपरेशन आपकी जितनी है उतने में जाके एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम अच्छे से होगा। और मैं बात करूं, जैसे कि मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से मेरे जीके के करीब 5 से 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और मैथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चन, एक आया था एलिगेशन का वो क्वेश्चन, और एक था टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में बताना भूल गया आपको, एलिगेशन और टाइम वर्क, ये 2 क्वेश्चन थोड़े अजीब से थे, क्योंकि मेरे पास टाइम, क्योंकि मैंने उनको मार्क एंड रिव्यू के लिए छोड़ दिया था, तो वो टाइम नहीं हो पाया। बेसिक से क्वेश्चन थे, वो मेरे गलत हो गए, और जीके के 5-6 गलत हुए हैं। तो ओवरऑल मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए होंगे, जहाँ तक है जो मैंने अभी तक चेकआउट करे हैं, मेरे 7-8 क्वेश्चन तो अब तक रॉन्ग हो चुके हैं। तो बस अब ये नहीं कि मैं इतने क्वेश्चन, क्योंकि मुझे, मैंने जो भी किए हैं जीके के और प्लस मैथ के, तो मैंने छोड़ दिए थे, और बाकी के मैंने जीके की गलत हुए हैं, मैथ में तो मैंने जो आए नहीं उनको छोड़ ही दिया था, मैंने कहा नहीं करने। तो आप मान के चलिए कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम नहीं हो पाया, या फिर मैं उनको समझ नहीं पाया उस समय, एकदम से मेरे माइंड में क्लिक नहीं हो पाए। पर ऐसा नहीं है कि पेपर अगर आप कर पाते हैं अच्छे से, तो आपके 70+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। मान के चलिए आपका स्कोर ठीक ठाक आ जाएगा। बस आपके जो प्रिपरेशन ऑलरेडी है उसको कंटिन्यू करें, और डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। एग्जाम जरूर देने जाएं, और सेंटर पर जाने से पहले आप थोड़ा सा टाइम पहले चले जाएं, जिससे कि आप रिलैक्स होकर के आराम से जाएं, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और साथ ही मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कि जैसा आप सोच के जा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप मान के चलिए साइंस इतनी उस लेवल की नहीं आ रही है, बेसिक लेवल की साइंस आ रही है, चाहे जीके भी है वो भी बेसिक आ रही है। और कंप्यूटर में भी आपके बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि वो आया था कि सबसे छोटा क्या होता है, केवी, उसके बाद एमबी, उसके बाद आपका जीबी, उसके बाद आपका टीवी, उसके बाद पीटी। तो किलोवाइट, मेगावाइट, गीगावाइट, और फिर टेरावाइट, फिर पेटावाइट, ये सब आते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, आप यूज़ भी करते होंगे, तो कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। और मैथमेटिक्स में जो आपने आर एस अग्रवाल वगैरह है, सफिशेंट है। आर एस अग्रवाल से ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आर एस अग्रवाल कर लीजिए। लूस आपकी जीके के लिए लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है वैसे तो। बाकी आपका प्रेफरेंस है, खुद ही क्या क्या लेना चाह रहे हैं क्या नहीं। बाकी का रीजनिंग आपकी जो प्रिपरेशन करते होंगे तो आपकी इजीली हो ही जाएगी। ठीक है, तो बस जैसा कि आज का ओवरऑल रिव्यू था, मैंने आपके साथ शेयर किया।
और आप मुझे बताइएगा कि जो भी मैंने बताया उसमें कितना सच है कितना नहीं, जैसा कि जो जितना भी था मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।